हाँ जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक है क्या। देखिए, केमिकल काइनेटिक में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, किसी भी रिएक्शंस की, आपको पता है जब कोई भी रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर एक क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस होती है। और उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस के साथ साथ हम उसे अगर मैकेनिज्म के साथ जोड़कर पढ़ें, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या होती है, आपको पता होगा कि जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को क्या करें, समझें, उसकी पूरी जो उसकी पूरी गतिविधि है उनके बारे में यदि हम समझते हैं तो हम उसे मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक है, सीधी सीधी बात में हम लिख सकते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक है वो रेट ऑफ रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म, ठीक है, के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं, केमिकल काइनेटिक के अंदर, और इसके फैक्टर अफेक्टिंग्स के बारे में। तो आपसे पूछ ले भाई केमिकल काइनेटिक क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शंस, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, मैकेनिज्म है एंड फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है। तो उस जो रिएक्शंस के फैक्टर अफेक्टिंग है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा केमिकल काइनेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक कहलाता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। पहली बात है कि केमिकल जो काइनेटिक है, ये वर्ड काइनेटिक वर्ड जो है ना, ये आया कहां से, तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ड ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से मिलकर बना है। किससे इसका जो मीनिंग्स है वो क्या है, काइनेसिस है। क्या है, काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब आपको पता होगा, काइनेसिस का मतलब क्या होता है ना, रेट। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, रेट। किसी भी रेट ऑफ, मतलब किसी भी रिएक्शंस का रेट को हम काइनेसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, काइनेसिस। वो किस रेट से क्या कर रही है, आगे की ओर फ्लो कर रही है। तो हम केमिकल काइनेटिक को मान लें। अब काइनेटिक का आपको बता दिया, केमिकल जो काइनेटिक है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कवरिंग है, हाँ ठीक है। आप देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, विच डील्स विद, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, विद डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो हम किस किस की बात करते हैं, एक तो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। किसकी बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग देम, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग देम इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखो, यही बात मैंने आपको बताई थी कि हम केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस की, उसके मैकेनिज्म की, उसके फैक्टर अफेक्टिंग की, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक। तो ये वर्ड आया कहां से, केमिकल काइनेटिक वर्ड जो आया वो कहां से आया, ठीक है। तो दी टर्म्स ठीक है, दी टर्म्स काइनेटिक्स, ठीक है। जो वर्ड काइनेटिक्स वर्ड है इज ड्राइव्ड, इज डेरिवेट, है ना, एंड ग्रीक, किससे आया है,
ग्रीक वर्ड किससे आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। ग्रीक वर्ड कौन सा था, काइनेसिस। इसका ग्रीक वर्ड क्या था, काइनेसिस था। क्या था, काइनेसिस, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा स्पेलिंग में आई आएगा, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो काइनेसिस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, विच मीन्स इसका मीन्स क्या था, रेट। क्या था, रेट, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें इसके बारे में पता लग गया। फिर हमसे पूछेगा भाई इसकी टर्म्स क्या है, ये कहाँ से आया है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक इज डेराइव्ड ग्रीक वर्ड एंड काइनेसिस व्हिच मींस रेट, जिसका मतलब क्या होता है, रेट से होता है, ठीक है। इससे होता है रेट से। अब देखिए जो हमारा केमिकल काइनेटिक है, ठीक है, उनको बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस के बेस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेस पर डिवाइड करेंगे, किसके बेस पर डिवाइड करेंगे इसको, ऑन बेसिस, किसके बेस पर, ऑन बेसिस रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। ध्यान से सुनना जी। अब देखिए जब हम इसका क्या करेंगे, ऑन द बेसिस करते हैं, ऑन द बेसिस, ये लीजिए साहब, ऑन द बेसिस रेट ऑफ रिएक्शंस। और तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बेस पर हमें किसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो आपको पता है 3 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट रिएक्शंस। अब फर्स्ट रिएक्शंस क्या होता है, द रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन आयंस, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो किसके बीच हो, आयनों के बीच हो। तो दिस रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन आयनों के बीच अगर कोई रिएक्शंस होती है तो सो देयर प्रोसीड फास्ट, रैपिडली फास्ट। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत तेजी से होती हैं, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ाई है। जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शंस होती है बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है ना, बहुत ही रैपिडली होती हैं। तो इसलिए हम इनको फास्ट रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट हमारा होगा आयोनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस या फास्ट रिएक्शंस, या हम क्या बोल सकते हैं, फास्ट रिएक्शंस, यानी ये बहुत ही फास्ट होती है। ये बात समझना, ये क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दी रिएक्शंस, is take place the reactions take place between ions, so ठीक है। इसलिए क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। so they proceed रैपिडली, क्या होंगी, बहुत तेजी से होती है ये, है ना। तो क्या होती है, रैपिडली फास्ट, ठीक है। ये बहुत तेजी से क्या होती हैं, चलती हैं और रैपिडली क्या हो जाती हैं, ये क्या होती है, रैपिडली क्या होती है, फास्ट होती है। कैसी होती है, रैपिडली फास्ट होती है। तो आपको पता लग गया आयनिक रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस हैं। इनमें रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, आयन
जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है। एग्जाम्पल के हम पढ़ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, NaCl है ना, इसको एक्वस ले लीजिएगा, NaCl एक्वस प्लस AgNO3। अब देखिए, अब जब हम इनके बीच में रिएक्शंस कराते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं भाई, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस जो रिएक्ट करता है वो माइनस से, माइनस जो रिएक्ट करता है वो प्लस से, क्योंकि ये एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, AgCl, और AgCl सॉलिड होता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। और रिएक्शंस करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaNO3। तो आपको इतनी बात पता लगी कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस को आप यहाँ पर शो कर दीजिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन जरूरी नहीं है आप ये लिखो, और भी कई रिएक्शंस हैं। ठीक है, जैसे मैं आप एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये भी एक्वस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको पता है प्लस की रिएक्शंस किससे करेंगे, माइनस से। प्लस किससे रिएक्ट करेगा, माइनस से, और प्लस किससे रिएक्ट करेगा, माइनस से। तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, BaSO4। तो ये भी सॉलिड होगा क्योंकि ये भी क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेट होता है। और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, 2NaCl। क्या बन जाएगा, 2NaCl। यस या नो। तो देखिए, आपको ये बात पता लगी कि आयनिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही रैपिडली क्या होती हैं, प्रोसीड हो जाती हैं। ठीक है ना। तो अगला है, इसके बाद देखिए मैं दूसरा लिख रहा हूं जिसको हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस। ठीक है, हाँ जी, या मीडियम स्लो रिएक्शंस भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत इतनी धीरे भी नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं स्लो रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें द रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन से ये बनता है। सो दे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इसको इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दी reactions take place between molecules। तो ये किसके बीच में होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम इसको, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो दे आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। कौन सी, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दे आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शंस बहुत ही मतलब एक स्लो होती है। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं the reactions take place between molecular, so they are molecular reactions। तो molecular reactions हम इसको कह सकते हैं with example। अगर मैं इसको बताऊं तो आपने देखा होगा जैसा कि हमारा सुक्रोज जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करता है एसिडिक मीडियम में। अब आपको पता है जो सुक्रोज होता है जब वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें से दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एक निकलता है ग्लूकोज का और एक निकलता है फ्रक्टोज का।
ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है आपको पता है, जो ग्लूकोज सुक्रोज से निकलता है वो होता है अल्फा ग्लूकोज, और जो फ्रैक्टोज निकलती है वो होती है बीटा फ्रैक्टोज। लेकिन ये जो रिएक्शंस होती है ये रैपिडली नहीं होती, बहुत स्लो होती है ना। यानी कि आपको पता है इस रिएक्शंस को करने में लगभग कहीं 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, मतलब मिनिमम घंटे 2 घंटे के अंदर ये रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम अगर इस बात को पढ़ते हैं तो हम यहां लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, है ना। केन शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को ही केन शुगर कहते हैं, सुक्रोज को ही क्या कहते हैं, केन शुगर। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, मैंने कहा था ना कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होती है, तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं डाइल्यूट, है ना, H2SO4, है ना। अब देखो यहां देखिएगा, तो हम इस रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस केन शुगर जिसको हम सुक्रोज है, हम उसका किसी प्रोसेस में डाइल्यूट H2SO4 की प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, केन शुगर में क्या होता है, C12 H22 O11, ये हमारा सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज फॉर्मूला। अब सुक्रोज फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में करेंगे, एसिडिक मीडियम में। जब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा वाटर के साथ में, तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर C के 12 हैं, H के कितने हो गए 22 और 2 24, O के कितने हो गए 12। जब ये डिसोशिएट होता है या ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो C6O6 प्लस C6O6, ठीक है। तो एक तो बनेगा फ्रुक्टोज, एक बनेगा ग्लूकोज। यहां तो बन गया ग्लूकोज और यहां बनेगा फ्रुक्टोज। क्या बनेगा, फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये अल्फा ग्लूकोज होता है और ये बीटा ग्लूकोज होता है। ये अल्फा थोड़ा ठीक बना लेना। आप देखिए ये अल्फा और ये हमारा सुक्रोज हो गया। तो हमारी समझ में आ गया होगा कि स्लो रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है। एक आप यहाँ पर एस्टर हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। अगर आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो आप यहाँ पर एक वो भी लिख सकते हैं, एस्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। वो भी इसका एक दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रट कर ही बताना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे एस्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो भी हमारा कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी, स्लो रिएक्शंस हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्लो रिएक्शंस। अब हम चलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, जो बहुत ही स्लो होती है, ऐसी रिएक्शंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो हमारी ऑन द बेसिस रेट ऑफ रिएक्शंस पर रहेगी वो रहेगी हमारी वेरी स्लो रिएक्शंस। किस पर रहेगी, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। अब वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती है, देखो जो कुछ सम ईयर्स, सम मंथ एंड सम आवर्स में कंप्लीट होती है। सम मंथ, सम ईयर्स, सम आवर्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस भी मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होती है। किसके बीच में होती है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसका जो टाइमिंग होता है, जो टाइम जो होता है वो बहुत ही लॉन्गर होता है। कैसा होता है, लॉन्गर होता है। तो इसलिए मैं लिखा रहा हूं the reactions take place between, ठीक है, between molecules
किसके बीच में होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। सो देयर आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये भी एक मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है, ठीक है। द रेट ऑफ सच रिएक्शंस ठीक है, इज सो स्लो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है ना। तो स्लो होती है दैट, ठीक है, दैट इट मे बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ये कई सालों में जाकर कंप्लीट होती है, तो हम लिख सकते हैं कंप्लीटेड इन मंथ एंड ईयर, ये कई सालों में जाकर क्या हो सकती है, संपन्न हो सकती है, कई महीनों में जाकर क्या हो सकती है, कंप्लीट होती है। जैसे आपने देखा होगा विद एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन में जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन की नहीं होती है, कई मंथ्स की होती है, और कई बार क्या होता है ये प्रोसेस लॉन्ग भी चला जाता है, तो ईयर्स पर भी चला जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस, जैसा हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन है वो रस्ट होता है, क्या धीरे धीरे होता है ना, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इन प्रेजेंट इन मॉइस्चर, आपको पता ही है, इन दी प्रेजेंस O2 एंड H2O कर दो या मॉइस्चर कर दो, ठीक है ना। तो मॉइस्चर, ठीक है, नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो ये हमारा वेरी स्लो रिएक्शंस के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, वेरी स्लो रिएक्शंस में आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, और अगर हम इसे ऑन बेसिस रेट ऑफ रिएक्शन से क्लासिफिकेशन करें तो हम पाते हैं कि हमारे 3 प्रकार के रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिनको हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी।